हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम लोग केमिस्ट्री का एक नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है गाइस केमिकल बॉन्डिंग। ओके, तो चलो फिर हम लोग अभी लेसन स्टार्ट करते हैं। अभी बहुत कुछ बातें होंगी जो आपको पता होंगी ऑलरेडी, और बहुत कुछ बातें जो होंगी वो आप लोग नहीं सीखने वाले हो इस लेसन में। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस, जैसे नाम है केमिकल बॉन्डिंग, अभी बॉन्डिंग आपने कहीं तो भी सुना होगा, केमिकल बॉन्ड्स। अभी क्या होता है गाइस केमिकल बॉन्ड, हम लोग एक बार फिर से देखते हैं। जैसे हम लोगों ने बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में ये टॉपिक ऑलरेडी क्लियर कर चुका है कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड के हम लोगों ने दो टाइप भी डिस्कस किए, कोवैलेंट और आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, तो वो बातें हमें पता है और कुछ नई बातें भी हम लोग सीखने वाले हैं। तो भी अभी एज अ चैप्टर की हम लोग स्टार्टिंग कर रहे थे, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग की फिर से एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखो गाइस, हमारे केमिस्ट्री में ना जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है वो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने पहले एग्जाम्पल भी दिया था कि हर एक चीज़ जो होती है वो एटम से बनी हुई है हमारे लाइफ में, हर एक चीज़। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि ये जो बोर्ड है हमारा, वाइट बोर्ड, ये भी छोटे छोटे एटम से बना हुआ है। और इस सपोज मान लो ये जो पेन है, मार्कर, इसकी जो इंक है वो भी छोटे छोटे एटम से बनी हुई है। तो मान लो मैंने कुछ तो भी इस बोर्ड के ऊपर लिखा। ओके, अब आपको क्या दिख रहा है गाइस कि ये जो इंक के एटम है और जो बोर्ड के एटम है वो आपको दोनों दिख रहे हैं। अभी मैं थोड़ा झटका भी लगाता हूँ तो भी ये जो एटम है, इंक के एटम है, वो नीचे नहीं गिर रहे। तो इसका एक ही मतलब होता है कि जो बोर्ड के एटम है हमारे, उस बोर्ड के एटम ने हमारे इंक के एटम को पकड़े हुए रखा है, इसलिए वो नीचे नहीं गिर रहे। अदरवाइज तो अगर इंक के एटम नीचे गिर जाते तो हमें वो लाइन दिखती ही नहीं थोड़ी देर बाद। बट अभी स्टिल हमें वो लाइन दिख रही है, इसका मतलब ये है कि इंक के जो एटम है वो बोर्ड के ऊपर अभी भी है। अब बोर्ड के ऊपर इंक के एटम अभी भी है तो किसने ना किसने उसको पकड़ के रखा होगा। तो किसने मतलब क्या, बोर्ड के एटम ने इंक के एटम को पकड़े हुए रखा है ना गाइस। अगर उसी को हम लोग थोड़ी हमारे सिलेबस के लैंग्वेज में बात करते तो मान लो हमारे पास HCl है। अब चलो इसका नाम भी पता नहीं आपको, हम लोग ये भी कंसिडर कर लेते हैं। बट ये बात तो पता है कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। अब इससे साफ बयां हो रहा है कि एक हाइड्रोजन को एक क्लोरीन ने पकड़ के रखा है। अगर पकड़ के नहीं रखा होता तो Cl अलग दिखता और H अलग दिखता। आप लोग HCl थोड़ी बोलते, आप लोग तो बोलते हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्लोरीन है। बट आप लोग लैब में अगर जाओगे तो आपको HCl के सॉल्यूशन दिखते हैं। तो इसका एक ही मतलब है कि हाइड्रोजन के एटम ने क्लोरीन के एटम को पकड़े रखा है, या तो फिर क्लोरीन के एटम ने हाइड्रोजन के एटम को पकड़े रखा है। तो गाइस इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। मतलब होता क्या है कि एक एटम जब दूसरे एटम को पकड़ के रखता है, अब पकड़ने के लिए फोर्स लगता है, तो उस फोर्स को ही हम लोगों ने गाइस नाम दे दिया केमिकल बॉन्ड। ठीक है, तो क्या होता है केमिकल बॉन्ड, कि केमिकल बॉन्ड एक ऐसा फोर्स है, ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो एटम को इकट्ठा पकड़ के रखता है ताकि वो एक कोई नया स्टेबल कंपाउंड बना सके। तो उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। अब बात यह है कि एक एटम दूसरे एटम को क्यों पकड़ के रखता है वो हम लोग अभी सीखेंगे, डोंट वरी। बट व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो एटम को इकट्ठा पकड़ के रखता है ताकि एक नया स्टेबल कंपाउंड बना सके, नया स्टेबल मॉलिक्यूल बना सके। उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक है, तो मुझे बताओ, इस बोर्ड के एटम ने इंक के एटम को पकड़े रखा है तो डेफिनेटली इसमें क्या होगा, एक केमिकल बॉन्ड होगा। क्योंकि इंक के एटम या तो फिर बोर्ड के एटम ने इंक के एटम को पकड़ने के लिए एक फोर्स ही लगा होगा ना, तो उस फोर्स को हम लोगों ने केमिकल बॉन्ड नाम दे दिया। उस फोर्स को हम लोग केमिकल बॉन्ड बोल रहे हैं। हालांकि फिजिक्स में हम लोग फोर्स को फोर्स ही बोलते हैं, बट केमिस्ट्री में हम लोगों ने उस फोर्स को केमिकल बॉन्ड नाम दे दिया। इसलिए डेफिनेशन आती है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स, पकड़े रखता है, टू एटम टुगेदर, इकट्ठा, टू एटम बोलो या चाहे आयन बोलो, टुगेदर टू फॉर्म अ स्टेबल कंपाउंड इज कॉल्ड एज केमिकल बॉन्ड। अभी आपको आयंस क्या होता है ये भी पता है। जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी एक टॉपिक कवर किया, फॉर्मेशन ऑफ आयन। जब भी किसी एटम के ऊपर चार्ज होता है, पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, तो उस एटम को हम लोग आयंस बोलते हैं। और जब भी किसी एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तब वो एक एटम होता है। ठीक है, ये ऊपर ऊपर से अगर बोला जाए तो चाहे दो एटम हो चाहे दो आयन हो, जो फोर्स होता है जो इन दोनों एटम को चाहे एटम को पकड़ के रखता है, उस फोर्स को ही हम लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक है, अभी सेकंड पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं कि कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड। क्या रीजन है भाई केमिकल बॉन्ड के? तो देखा यह गया गाइस कि हमारे केमिस्ट्री में, हमारे पीरियड टेबल में, अगर हम लोग क्लासिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं, बहुत पुराने साल की अगर केमिस्ट्री हम लोगों ने उठाई तो ये चीज़ बाहर आती है
कि जब साइंटिस्ट हर एक एलिमेंट के स्टडी करने में बिजी थे तब उनको एक बात ऑब्जर्व हुई, वो बड़ी काम की थी, कि हमारे पीरियड टेबल में जितने कितने एलिमेंट है उन सारे एलिमेंट में ये ऐसे एलिमेंट थे जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ये जो एलिमेंट थे गाइस, ये एलिमेंट किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हुए नहीं दिख रहे थे, मतलब किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। जैसे हाइड्रोजन के सामने अगर Cl ला लिया तो दोनों ही मिला के HCl बना रहे थे, Na के सामने अगर Cl ला लिया तो दोनों मिला के NaCl हो रहे थे, NaCl बना रहे थे। मतलब सोडियम और क्लोरीन ने तो पार्टिसिपेट करके NaCl बनाया, बट वो बातें इनके खिलाफ नहीं दिख रही थी। ये किसी के साथ अटैच नहीं होते थे, किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहे थे। तो साइंटिस्ट ने बोल दिया कि भाई अगर ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहे तो ये खुद ब खुद स्टेबल होंगे। अभी हम लोगों ने बेसिक में ये सारी बातें पढ़ चुके हैं, एग्जाम्पल ले लेके कि स्टेबल और अनस्टेबल क्या होता है। तो ये माना गया कि ये सारे के सारे एलिमेंट स्टेबल है, तो इन सारे के बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टडी किए गए। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ये भी आप लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया, कि मानो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज किए गए हुए उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। जैसे आर्गॉन में 18 इलेक्ट्रॉन है, अब वो 18 इलेक्ट्रॉन किधर है, उनका एक्चुअली एड्रेस क्या है, कितने पहले शेल में, कितने दूसरे शेल में, कितने तीसरे शेल में भी सबशेल होते हैं, कौन से सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये सारी बातें पता करना, इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या किया साइंटिस्ट लोगों ने, ये जो सारे एलिमेंट है जिनको हम लोग नोबल गैस करके पुकारते हैं, ये जो सारे एलिमेंट है, सारे नोबल गैसेज जो है, उन सारों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला गया। ठीक है, अब सारे के सारे तो स्टेबल है, तो स्टेबल लोगों में क्या चीज़ें होती है वो उन लोगों ने देखी। तो ये बात सामने आई कि अगर आप उनका आउटर मोस्ट शेल देखते हो, आउटर मोस्ट शेल मतलब सबसे ऊपर वाला शेल, तो उन आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन थे अगर हीलियम को छोड़ दो तो। जैसे हम लोग नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन है, अगर पूरे उसके इलेक्ट्रॉन अगर अरेंज करेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगी। तो गाइस देखो, आप एक बात ध्यान में रखो, यहाँ पे फर्स्ट शेल और सेकंड शेल 2 शेल आपको दिख रहे हैं, तो सबसे ऊपर वाली शेल कौन सी होंगी, दूसरी। तो देखो सेकंड शेल जो होंगी वो आउटर मोस्ट शेल कहलाएंगी, और आउटर मोस्ट शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 और 2 8। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 8। आर्गॉन के आउटर मोस्ट शेल में देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आर्गॉन में टोटल शेल कितने हैं, 1 2 3, मतलब 3 ही शेल है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और थर्ड शेल। ये भी सेकंड शेल है, ये भी सेकंड शेल ही है ना, ये थर्ड शेल है और ये भी थर्ड शेल है, ये फर्स्ट शेल है। तो जो आउटर मोस्ट शेल होंगे ना उनको मैंने रेड कलर से नोटेट किया है। ठीक है, तो देखो आर्गॉन के आउटर मोस्ट शेल में भी टोटल इलेक्ट्रॉन मेजर करो, 6 और 2 8, तो इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 8 है। क्रिप्टॉन का अगर आप आउटर मोस्ट शेल देखोगे तो 4th है, थर्ड नहीं। देखो फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है और 4th शेल। अब सबसे ऊपर वाला शेल तो 4th होगा या 3rd होगा, 4th ही होगा ना। 4th शेल में टोटल में इलेक्ट्रॉन मेजर करो, 6 और 2 8, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 8 है। और आप जेनॉन देखो, इसके आउटर मोस्ट शेल देखोगे तो 5th, पांचवी शेल है सबसे ऊपर वाली, उसके नीचे चौथी है। तो देखो 5वें शेल में इलेक्ट्रॉन कितने, 8। और उसी तरह रेडॉन में अगर आप देखोगे तो छठी शेल जो होंगी वो सबसे आउटर मोस्ट शेल होंगी, और छठी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 और 2 8। तो ये बात सामने आई कि इन सारों के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर आप हीलियम का थोड़ा एक्सेप्शन था, हीलियम भी स्टेबल है मगर उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उसके लिए डुप्लेट का रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा 10 तक। तो हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 है और हीलियम को छोड़ के बाकी सारे के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। और अगर आप बाकी एलिमेंट देखोगे तो बाकी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं थे। तो इसके वजह से ये बोला गया तब कि भाई हर एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में जो जितने भी एलिमेंट है जो स्टेबल नहीं है, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो बॉन्ड बना रहे, वो क्यों बना रहे, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। वो 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए वो सारे एटम, वो सारे एलिमेंट केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये रीज़न बताया गया तब कि केमिकल बॉन्डिंग मतलब बॉन्ड होने के पीछे रीज़न क्या है, वो एक ही रीज़न है कि जो एटम बॉन्ड बना रहे हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, और 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए मतलब इनके जैसा दिखने के लिए वो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। तो हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड क्यों बनाया, क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन अनस्टेबल थे और स्टेबल बनाने के लिए
या तो फिर इनके जैसा दिखने के लिए उन लोगों ने बॉन्ड बनाया, और ये रीजन बताया गया केमिकल बॉन्डिंग का उस टाइम पे। अभी हम फिलहाल मॉडर्न केमिस्ट्री में हम लोग थोड़े अलग हट के रीजन देखते हैं, वो हम लोग पीरियड टेबल में देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अब उसके बेसिस पे हम लोग फिर एक एक कंसेप्ट सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट सीखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखिए किनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा। मान लो गाइस मेरे पास सोडियम है जिसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है टोटल, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। अब अगर सोडियम के एटम का मुझे स्ट्रक्चर निकालना होगा तो किस तरह से होगा, सेंटर में हो जाएंगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन। चलो ये तो हो गए। अभी देखो पहली शेल की कैपेसिटी आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन की होती है, तो फर्स्ट शेल में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, बचे कितने, 9 इलेक्ट्रॉन। ओके, अभी मैं 11 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन तो चले गए ना फर्स्ट शेल में, बचे कितने, 9 इलेक्ट्रॉन। अभी सेकंड शेल की कैपेसिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन की, तो मैं यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन भर देता हूँ, 9 में से 8 चले गए, बचे कितने, 1। और जो थर्ड शेल है उसकी कैपेसिटी तो ऑफकोर्स ज़्यादा है, उसमें मैंने आखिरी वाला 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। तो सोडियम इस तरह से दिखता है, हम लोगों को पता है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी जो सबसे ऊपर वाला शेल होता है उसको हम लोग आउटर मोस्ट शेल बोल रहे हैं, आउटर मोस्ट शेल। तो ये आउटर मोस्ट शेल में जितने कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन को गाइस हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या आ जाएंगी, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, दैट इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर टू बी अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो मुझे बताओ सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक ही है, ठीक है। सो गाइस डेफिनेशन क्या आ जाएंगी, द इलेक्ट्रॉन present in the outermost shell of an atom is called as valence electron. सो उन इलेक्ट्रॉन को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। चलो ये बात भी हमें पता चल गई। उसके बाद नेक्स्ट टर्म, ठीक है। अभी देखो यहाँ तक आप लोगों ने बहुत सारी बातें ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, एक एक बात हम लोग अभी नई नई डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सेकंड है बच्चों, हम लोगों ने वैलेंसी भी डिस्कस की थी अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। अभी यहां से हमारा टॉपिक मेन स्टार्ट होने वाला है। देखो हम लोगों ने वैलेंसी की डेफिनेशन क्या क्या लिखी थी कि किसी भी एटम को अगर स्टेबल बनना होगा, चाहे वो कार्बन हो, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे कोई भी हो, हर एटम को स्टेबल बनना है। और वो स्टेबल बनने के लिए जितने कितने बॉन्ड बनाएगा उसी को हम लोग उसकी वैलेंसी बोलते हैं। मान लो कार्बन को स्टेबल होना है, तो हम लोगों ने देख लिया कि कार्बन को स्टेबल होना है तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, चाहे सारे सिंगल हो, चाहे एक डबल हो बाकी सिंगल हो, चाहे एक ट्रिपल हो और एक सिंगल हो, कोई भी हो, कार्बन स्टेबल होने के लिए कितने बॉन्ड बनाएगा उसी को हम लोग गाइस बोलते हैं वैलेंसी। अब आप लोगों ने 10वीं तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे वैलेंसी की डेफिनेशन बनाई होंगी, बट वो डेफिनेशन 50% करेक्ट है, 50% इनकरेक्ट। वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाली डेफिनेशन मैं पीरियोडिक टेबल में आपको ले लूंगा डी ब्लॉक में, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग वैलेंसी की डेफिनेशन क्या बनाते हैं कि द नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय द एटम इन इट्स स्टेबल कंपाउंड। किसी स्टेबल कंपाउंड में कोई एटम कितने बॉन्ड बनाता है उसी को उसकी वैलेंसी बोलते हैं। मान लो CH4 अगर आप देखोगे तो एक स्टेबल कंपाउंड है, उसमें कार्बन भी स्टेबल है और हाइड्रोजन भी स्टेबल है। तो मैं CH4 का अगर स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो मुझे यह पता चलता है कि कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए। तो अगर ये स्टेबल कंपाउंड में कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है तो कार्बन की वैलेंसी हो जाएंगी 4। उसी तरह अलग अलग एटम के अलग अलग वैलेंसीज होते हैं, जो हमारे पास वैलेंसी का सबका चार्ट भी है, ठीक है। तो हम लोग यहां पे डेफिनेशन लिख दे देते हैं। देखो क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय द एटम इन इट्स स्टेबल कंपाउंड इज कॉल्ड एज इट्स वैलेंसी। अब सारे एलिमेंट की वैलेंसी आपके पास होंगी, जिस किसी के पास वैलेंसी का चार्ट नहीं होगा
वो मुझे व्हाट्सअप करके मांग लेगा कि सर हमें वैलेंसी का चार्ट दे दो। मैंने ऑलरेडी आपको दे चुका है, इसलिए मैं बोर्ड के ऊपर सारे एलिमेंट की वैलेंसी नहीं लिख रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी बेसिक के लेक्चर में आप लोगों को सारे एलिमेंट की वैलेंसी दे चुका हूँ। बट फिर भी जिसके पास नहीं होंगे वैलेंसी, मुझे या तो कमेंट करिए या तो फिर व्हाट्सअप पे मुझे वो वैलेंसी सारी मांग लीजिए। मैं अभी ये कंसिडर करता हूँ कि आपको सारे एलिमेंट की वैलेंसी पता है। उसके बाद में अभी देखो गाइस, ये जो वैलेंसी है उसके भी टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ वैलेंसी। अभी देखो टाइप्स ऑफ वैलेंसी। अब होता क्या है गाइस, आपकी 3 टाइप की वैलेंसी होती है। सबसे पहला वाला टाइप जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। दूसरा वाला जो टाइप होता है वो होता है कोवैलेंसी। और जो तीसरा टाइप होता है वो होता है कोऑर्डिनेट वैलेंसी। अब ये तीनों चीजें आपके लिए नहीं है, ठीक है। अब वैलेंसी आपको पता चल गया क्या होता है कि कोई एटम कितने बॉन्ड बना रहा है स्टेबल बनने के लिए, उसी को हम लोग बोल देंगे वैलेंसी। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना के स्टेबल होगा तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना के स्टेबल हो रहा है तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1। सोडियम 1 बॉन्ड बना के स्टेबल हो रहा है तो सोडियम की वैलेंसी 1। उसी तरह हर एलिमेंट की हमें वैलेंसी पता है। चलो अभी वैलेंसी की भी 3 टाइप है। अभी 3 टाइप क्यों गिराई है, देखो अगर आप थोड़ा और उसके डीप में जाओगे तो आपको एक चीज पता चल जाएगी कि देखो मैं बॉन्ड तो बना रहा हूं, ठीक है। अब बॉन्ड बनाने के लिए मुझे एक्चुअली क्या करना पड़ रहा है। देखो आपने तो इजीली बोल दिया कि कार्बन ने 4 बॉन्ड बना दिए किसी के साथ, हाइड्रोजन के साथ। चलो ये बॉन्ड एक्चुअली बन कैसे रहा है, उसके बेसिस पे हम लोगों ने वैलेंसी की 3 कैटेगरी बनाए, इलेक्ट्रोवैलेंसी, कोवैलेंसी और कोऑर्डिनेट वैलेंसी। अभी हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है। चलो देखो कोई भी एटम स्टेबल बनने के लिए, बात सुन लो, कोई भी एटम स्टेबल बनने के लिए उसके पास के इलेक्ट्रॉन या तो शेयर करेगा या तो ट्रांसफर करेगा या तो फिर शेयर और ट्रांसफर दोनों साथ में करेगा। देखिए सुन लो मेरी बात, एटम को स्टेबल होना है, ये बात हमारे दिमाग में फिट है। अब उस एटम को स्टेबल बनने के लिए वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद वो स्टेबल किस तरह से बनेगा, वो क्या करेगा, किसी दूसरे एटम के साथ या तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा और बॉन्ड बनाएगा, या तो खुद के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा और दूसरे के साथ बॉन्ड बनेगा, या तो वो इलेक्ट्रॉन शेयर भी करेगा और ट्रांसफर भी करेगा और बॉन्ड बनाएगा। तो ये 3 कंडीशन है, ठीक है, बात समझ लो। सो कोई एक एटम दूसरे एटम के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो या तो वो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है या तो वो शेयर प्लस ट्रांसफर करता है और बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। अब कितने बॉन्ड बनाता है उसको हम लोगों ने वैलेंसी बोल दिया। अभी वैलेंसी के टाइप सबसे पहले इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो देखो गाइस, ऐसी वैलेंसी जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से जनरेट होने वाली है, उस वैलेंसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। बड़ा सिंपल है, देखो मान लो मैं सोडियम हूं और मैंने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया तो एक बॉन्ड बना दिया। अब इस एक बॉन्ड को, सिंगल बॉन्ड को हम लोग वैलेंसी बोल रहे हैं। तो ये वैलेंसी किसके वजह से जनरेट हुई, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से। तो जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से वैलेंसी होती है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। सिंपल। तो डेफिनेशन हम लोग लिख देंगे, द वैलेंसी which is due to the sharing of electron, the valency which is due to the sharing of electron is called as electrovalency. सेकेंड है कोवैलेंसी। कोवैलेंसी क्या होती है, मान लो मुझे एटम दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहा है और ट्रांसफर ये ऑप्शन मुझे सूट नहीं हो रहा, ये भी हम लोगों ने बेसिक में देख लिया, ट्रांसफर में इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो मे बी ये जो एक एटम है ये बी एटम के साथ बॉन्ड तो बनाना चाहता है, बट उसके पास को वो इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना रहा है और शेयर होने के बाद वो बॉन्ड बना सक रहा है। तो ऐसी वैलेंसी जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से होती है, उस वैलेंसी को हम लोगों ने कोवैलेंसी बोल दिया। तो ये भी डेफिनेशन बड़ा सिंपल, द वैलेंसी
विच इज ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज कोवैलेंसी। डिफिनेशन बड़े आसान है, हर एक वैलेंसी को हम लोग अभी डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, पहले हम लोग डेफिनेशन बना रहे हैं। और कोऑर्डिनेट वैलेंसी क्या होती है गाइस? ऐसी वैलेंसी जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग एज वेल एज ट्रांसफर के वजह से जनरेट हो जाती है, उसको हम लोग कोऑर्डिनेट वैलेंसी बोलते हैं। सो द वैलेंसी which is due to the sharing as well as ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको बोल देंगे गाइस कोऑर्डिनेट वैलेंसी। ठीक है, तो देखो गाइस, आज हम लोगों ने नया लेसन स्टार्ट किया है, केमिकल बॉन्डिंग। हम लोगों ने केमिकल बॉन्ड क्या होता है डेफिनेशन पढ़ ली, केमिकल बॉन्ड क्यों होता है उसके कॉज हम लोगों ने देखे, हम लोगों ने नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्टडी की और हमें ये पता चला कि ये सारे स्टेबल है और इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 है, और बाकी के लोग क्या आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए वो अनस्टेबल है, और वो स्टेबल बनाने के लिए अभी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग ट्रांसफर वगैरह करने वाले हैं, इसलिए केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं। हम लोगों ने देखा वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसी भी एटम के सबसे ऊपर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। फिर हमने देखा वैलेंसी क्या होता है, कि कोई भी एटम को अगर स्टेबल होना हो तो वो कितने बॉन्ड बनाएगा, तो उसी को हम लोग बोल देंगे वैलेंसी। और उसके बाद में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वैलेंसी देखे, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के वजह से जो वैलेंसी जनरेट होंगी इलेक्ट्रोवैलेंसी, शेयरिंग की वजह से जो जनरेट होंगी कोवैलेंसी, और ट्रांसफर भी हो रहा है और शेयरिंग भी हो रहा है साथ साथ में, उसको कोऑर्डिनेट वैलेंसी। ठीक है, अब ये तीनों वैलेंसी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके पीछे के एग्जाम्पल्स, और उसके बाद में हम लोग बॉन्ड के टाइप्स गिराएंगे। ठीक है गाइज, और बाद में हम लोगों ने कोवैलेंट और आयोनिक तो स्टडी कर लिया ऑलरेडी, अब इस सीरीज में हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ने वाले हैं। सो आई होप कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।